Okay, so only 22 students or 21 students has present today. New semester has started, semester 2. I have two subject in this semester, दोनों भी theory रहेंगे. एक है अपना ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. फर्स्ट सब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सब्जेक्ट हमारा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसके अंदर हम सब ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह के कल्चर्स हैं, किस तरह के लोग काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, किस तरह का बिहेवियर उसके अंदर दिया जाता है इन द इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, इंटर ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इंटर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह का बिहेवियर पाया जाता है. बिजनेस कल्चर से रिलेटेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप लोग को भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इसके अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किस तरह का होता है. और नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस लॉ. नेक्स्ट सब्जेक्ट है. मेरे पास दो सब्जेक्ट हैं ये सेमेस्टर में पढ़ाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और नेक्स्ट इज बिजनेस लॉ. बिजनेस लॉ मतलब तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आईटी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो इन दिस ये तुम्हारा दो नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट है, और दोनों भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोनों सब्जेक्ट के अंदर. जो ध्यान से सुनेगा उसको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगा. ऐसा नहीं है कि थ्योरी है तो थ्योरी जस्ट लाइक हमको पढ़ना है, टेस्ट देना है, एग्जाम देना है, बस ऐसा कुछ नहीं है. अगर बहुत अच्छे से सीखोगे इसको तो बहुत कुछ आपको जानकारी पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसमें किस तरह का बिहेवियर पाया जाता है, या हमारे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं कब बना था, क्या हुआ था, कैसे लॉ होते हैं, बिजनेस के लॉ रिलेटेड क्या क्या है, बहुत कुछ तुमको इन्फॉर्मेशन नया नया पता चलेगा. अंडरस्टैंड. दोनों भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए ध्यान से अच्छे से पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ. किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन. ओके. और हमारा रेगुलेशंस, रूल्स बाय रूल्स चलता रहेगा. जैसे तो टॉपिक खत्म होगा इवनिंग तक आप लोग का एमसीक्यू टेस्ट आ जाएगा. अगर इवनिंग तक नहीं आएगा तो अगले दिन आ जाएगा, बट यू हैव ऑल टू अटेंड द रिवीजन एमसीक्यू टेस्ट, जिससे आप लोग का थ्योरेटिकल होता रहेगा और आप लोग एमसीक्यू भी अटेंड करते रहोगे. अंडरस्टैंड. Yes, sir. ऑल ऑफ यू तो रिप्लाई, फास्ट फास्ट रिप्लाई करना है सब लोग को, कोई भी शांत नहीं बैठेगा, रिप्लाई करते रहेगा आप सब लोग. इन बिटवीन में क्वेश्चन ही पूछूंगा. ओके. तो थियोरेटिकल के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कशन ज्यादा करेंगे, डिस्कशन मेथड हम लोग यूज करेंगे. वी विल यूज द डिस्कशन मेथड. डिस्कशन मेथड से क्या हेल्प होता है, एनीबॉडी कैन मुझे बताएगा, तो मुझे बताएगा डिस्कशन मेथड से क्या यूज होता है, क्या हेल्प होता है. गलत सही. सर क्या जैसे यस यू कैन. सर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो जल्दी से जल्दी सॉल्व होता है डिस्कशन से. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं. हमारे बीच जो बात हो रहा है वो डिस्कशन मेथड से होगा. डिस्कशन हमारे बीच में क्या इंप्रूव होगा फिर डिस्कशन करने से. डिस्कशन करने सर हमारे बीच में सब सब्जेक्ट के नॉलेज सब शेयर होंगे एक दूसरे को. देखो डिस्कशन मेथड से बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होंगे. मैं डिस्कशन करूंगा जो मुझे पता हो, आप डिस्कशन करो जो तुम्हें पता हो, दोनों के बीच में कंक्लूजन निकलेगा, उससे दोनों का नॉलेज बढ़ेगा, उससे ज्यादा करके आपका नॉलेज बढ़ेगा. अंडरस्टैंड. आप जो डिस्कशन कर रहे हो आप अपने लेवल पे डिस्कशन करोगे, मैं मेरे हाई लेवल से डिस्कशन करूंगा, तो आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन पता रहेगी या नहीं पता रहेगी वो आप लोग को पता चल जाएगी. तो डिस्कशन मेथड बहुत ही यूजफुल होता है फॉर द टीचिंग मेथड में. अंडरस्टैंड. यस सर. तो इसके लिए मैं जो क्वेश्चन पूछूं आप लोग गलत हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू हैव टू रिप्लाई. वो आंसर गलत हो, लेवल पे नहीं पहुंच रहा है, तो मैं उसको लेवल पे लेके आऊंगा. लेकिन आप लोग डिस्कशन करो, चुपचाप सुनो मत लेक्चर.
लेक्चर चुपचाप सुनने से क्या होता है, आप लोग का नॉलेज बढ़ेगा नहीं, आप लोग सुनोगे या इग्नोर करोगे या कुछ भी होगा। तो आप लोग सुनो भी और रिप्लाई भी करो, वेदर राइट और वेदर रॉन्ग। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लेट वी स्टार्ट अवर न्यू सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। कोई मुझे बताएगा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एज पर योर कन्वीनियंट बताओ मुझे, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? The business. ओके, बिजनेस, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? Farms. फर्म्स, बस बताते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आप लोग को पता है बताओ। एनीबडी एल्स? So can I say? So organization is where the group of people work together. वेरी गुड, एक्सीलेंट, अभी आ रहा है धीरे धीरे प्रोफेशनल आंसर। और कौन बताएगा? एनीबडी एल्स? देखो सामने से इंटरेक्शंस करो, अदरवाइज मैं रोल नंबर वाइज पूछूंगा। बस इतने लोग को आंसर आता है, दो तीन लोग को, बाकी लोग को। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? Sir, organization is uh, where all the professionals work together to conduct a business. ओके, वेरी गुड, रोल नंबर 40, एक्सीलेंट। और एनीबडी एल्स? और तुम्हारे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? चलो ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव द गोल्स ऑफ द ओनर या फिर बिजनेस का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो काम करते हैं। क्या के लिए काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं? टू अचीव द सिंगल गोल, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मतलब जो भी उन्होंने सेट किया है, टारगेट सेट किया है, वो अचीव करने के लिए। किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। अंडरस्टैंड? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब फर्म भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इंडस्ट्री, मतलब जहां पे लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं। फिर ऑल दी बिजनेस, मतलब जो भी काम करने के लिए जिसके अंदर लोग काम करते हैं और एक सिंगल टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उनका टारगेट क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, सबका टारगेट है प्रॉफिट कमाना, एक्सपांशन करना, डाइवर्सिफिकेशन, जो भी है वो एक प्लेस के अंदर, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर वेयर द ग्रुप ऑफ द पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन को। अंडरस्टैंड? समझा आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? यस और नो? Yes, sir. चलो, अब बात आती है बिहेवियर पे। चलो, हमने ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो पता लगा लिया कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। इट इज अ सेटअप स्ट्रक्चर होता है, या तो एक प्लेस होता है। इट्स अ प्लेस वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, या तो इट इज अ प्लेस या इट इज अ स्ट्रक्चर वेयर द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, या गोल या स्ट्रक्चर, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, उसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन, वेदर स्मॉल, बिग और लार्ज। ठीक है, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, सब ऑर्गेनाइजेशन। अब बिहेवियर का बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर? हु कैन स्पेसिफाई द बिहेवियर? बताओ जरा, बिहेवियर क्या होता है? बोलो फास्ट, स्पेसिफाई करो, बिहेवियर क्या होता है?
एक्शंस मैनर मेड बाय इंडिविजुअल, ओके ठीक है, बोल सकते हो, वेरी गुड। 37, एनीबडी एल्स? देयर वर्किंग स्टाइल और मैनर, वेरी गुड। 43, स्पीकर भी बोलो, मोस्ट ऑफ द स्पीकर भी बोला करो। वेदर राइट रॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना डिस्कशन करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो आंसर आ गया, एक्सचेंज द मैनर्स मेड बाय इंडिविजुअल्स, द वर्किंग स्टाइल और मैनर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। और किसी को कोई आइडिया? हाउ यू एक्ट विथ समवन, ओके ठीक है, बोल सकते हो। द वे इन विच वन एक्ट स्पेशली टुवर्ड्स अदर, ओके वेरी गुड, ये भी बोल सकते हो। हाई प्रोफाइल आंसर मिल रहा है मुझे। द वे दैट यू एक्ट और बिहेव, ये बोल सकते हो, ठीक है। बिहेवियर मतलब क्या? द वे, द मैनर, कि हम किस तरह से हमारा काम पूरा करते हैं या हम किस तरह से बिहेव करते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या हमारे कलीग्स के लिए या हमारे सब जो भी जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। व्हाट इज आवर बिहेवियर, हमारा बिहेव कैसा है, अंडरस्टैंड। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या चेक करता है कि उसके संस्था में या उसके ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम है सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब काम करने के टाइम पे जो भी जितने टाइप के बिहेवियर होते हैं, अब हम सब बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप के बिहेवियर होते हैं, किस तरह होता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन काम करता है इन सब चीज के लिए। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, और उन लोगों जो बहुत सारे लोग काम करते हैं उन सभी का बिहेवियर अलग अलग होता है। कोई ज्यादा गुस्से वाला होता है, कोई ज्यादा मेहनती होता है, कोई ज्यादा लेजी होता है, लेकिन सबको काम एक जैसा करना पड़ता है, अंडरस्टैंड। तो उन्हीं सबको बिहेवियर को हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। तो फर्स्ट डेफिनेशन है, कौन रीड करेगा फर्स्ट डेफिनेशन? वी विल स्टार्ट द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। कुछ 5-6 डेफिनेशन है, हम लोग पहले डेफिनेशन करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एनीबॉडी रीड द फर्स्ट डेफिनेशन? Sir, can I? Definition: organizational behavior is a subset of management activities concerned with understanding, predicting, and influencing individuals in organizational setting. बता सकते हो इसको, एक्सपांड कर सकते हो तो बता सकते हो मुझे ये डेफिनेशन क्या बोला गया है? ओके तो ठीक है, और कोई जो मुझे बता सकता है ये डेफिनेशंस क्या बोला गया है? देखो यू हैव टू टेक द एक्टिव पार्टिसिपेट, आ गया, पहले बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, बार बार मुझे बोलना ना पड़े, गलत सही आप लोग स्पेसिफाई करो। चलो ठीक है, किसी का आंसर नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज सबसेट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ये एक मैनेजमेंट एक्टिविटी है। मैनेजमेंट मतलब क्या? कौन नजर रखता है? मैनेजमेंट नजर रखती है किस पे? लोगों पे जो उनके पास काम कर रहे हैं। कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करके रखती है। प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टिंग मतलब फ्यूचर का सोच के रखना, मतलब आने वाले समय में क्या हो सकता है, प्रिडिक्टिंग बोलते हैं उसको। एंड इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, मतलब क्या? हर एक लोगों का बिहेवियर किस तरह से है जो हमने गोल सेट करके रखा है कि आप लोग को क्या काम करना है। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्लासेस
का बात करते हैं, हम जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसका बात करते हैं। आउट ऑफ दी 53 आई थिंक 48 स्टूडेंट्स हैं FY BBI में, और 48 स्टूडेंट्स में 23 स्टूडेंट्स हैव प्रेजेंटेड राइट नाउ। अभी 23 स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड है, और इन सब में बिहेवियर सबका अलग अलग है। यस और नो, इतना तो रिप्लाई दे सकते हो। अभी हमारा जो क्लास है, ये हमको इसको ऑर्गेनाइजेशन मान के चलते हैं। ये जो मेरा क्लास में ले रहा हूँ, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन मान के चलते हैं। अब इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। मोटिवेशंस क्या है, मतलब हमारा सेट ऑफ टारगेट क्या है, ये हमारा जो एक क्लास है इसका टारगेट क्या है। ऑल यू हैव टू अचीव द गुड मार्क, गुड ग्रेड, ठीक है, पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लेकर ओ ग्रेड पास हो जाओ। ये हमारा सेट ऑफ द रूल्स है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रूल है। प्रॉफिट कमाना नहीं है हमारा, प्रॉफिट तुमको पास करना है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास, अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। बट अब यही 40 स्टूडेंट्स में तुम देख लो, हर एक स्टूडेंट्स का बिहेवियर अलग अलग है। अब मैं यहाँ पे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिप्लाई करो, ये करो, तो ये मैं मैनेजमेंट एक्टिविटी कर रहा हूँ। मैं आप लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोग को किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से आपको अंडरस्टैंड होना है, ये करना है, वो करना है। तो आप लोग को अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ आप, और मुझे पता है कि फ्यूचर में जाके क्या होने वाला है, आप लोग से क्या कैपेसिटी होगी और क्या रिजल्ट निकलेगा। तो हमारा जो सेट किया हुआ टारगेट है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आप लोग को पूरा करवाने का, आप कितने लोग उसको पूरा कर सकते हो, यही होता है मैनेजमेंट एक्टिविटी। अब यहाँ पे 48 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से 23 स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड है। वो 23 स्टूडेंट में सिर्फ 3 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग 25 जो 20 स्टूडेंट्स है वो सिर्फ सुन रहे हैं। और उसमें से कुछ लोग 10 लोग ऐसे रहेंगे जो मोबाइल साइड में रखे रहेंगे, और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो कॉर्ड लगा के या कहीं और गाना सुन रहे हैं या किसी और इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। यस और नो, यूज कर रहे हो ना ऐसा, लेक्चर सुन रहे हो और दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा साइड ओपन करके इंस्टाग्राम देख रहे हो, या तो फिर फेसबुक देख रहे हो, तो वीडियोस देख रहे हो। है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। मैंने वही बोला ना कि मैनेजमेंट किस तरह का काम करती है। यहाँ पे नो रिप्लाई आ रहा है, लेकिन है ऐसे स्टूडेंट भी है। तो कुछ लोग क्या है, तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन पे भी होते हैं। अभी हमने इसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन बोला है, तो इसमें मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करता है, प्रेडिक्ट करता है लोगों को, मतलब जिसके अंदर जो काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करता है कि आप लोग को क्या करना है, जो आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसको आपको अचीव करना है। तो वही है पहला डेफिनेशन। The organization behavior is subset of management activity concerned with the understanding, predicting, influencing the individual behavior. Individual behavior का पता लगाना in organizational setting, जो उसने सेट किया हुआ है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड डेफिनेशन कौन पढ़ेगा? रमन जी ऐड का, anyone read second adjustment, sorry second definition? Sir, can I read? Yes. Organizational behavior is a branch of the social science that seeks to build theories that can be applied to predicting, understanding, and controlling behavior in work organization. ओके, वेरी गुड। तो देखो, जो ऊपर का डेफिनेशन था, जस्ट लाइक डेफिनेशन इसने भी बनाया है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। यस, इसमें सोशल साइंस इंक्लूड करता है। अब सोशल साइंस क्या होता है? लोगों का बिहेवियर, लोगों का माइंडसेट किस तरह का होता है, लोगों का जो पॉजिटिवनेस होता है, किस बात पर लोग चिढ़ जाते हैं या किस बात में ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे सोशल बात कर रहा है, सोशल साइंस दैट सीक बिल्ड थियरीज दैट कैन बी अप्लाइड। और कुछ थियरी अप्लाई कर दिया है, वो थियरी हम आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मोटिवेशनल थियरीज। टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब क्या, इन फ्यूचर क्या हो सकता है उसको अभी से समझ लेना। अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कंट्रोलिंग बात दिया है, ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग था, प्रिडिक्ट था, लेकिन वहां पे इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना था। यहाँ पे क्या बता दिया, कंट्रोल द बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क, कि जो इंसान काम कर रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं हमारे पास, उनका जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल में रखो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा वो हम लोग आगे के इसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड डेफिनेशन कौन पढ़ेगा? न्यूस्ट्रॉम डेविस का, read first. Hello, sir. Yes. Hello. So, can I? Yes, you can. Organizational behavior is the study and application of knowledge about how people act within an organization. It is a human tool for human benefit. It applies broadly to the behavior of people in all types of organization. Okay, मतलब क्या बोला ये थर्ड डेफिनेशन में, क्या बोला गया? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज स्टडी एंड नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको डिस्कशन करने जाएंगे तो हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर भी डिस्कशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी करता है और नॉलेज गेन करता है, और उसको पता भी होता है कि हाउ पीपल एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ ह्यूमन टूल ऑफ ह्यूमन बेनिफिट, मतलब वो लोगों का एक नेचर ही होता है, उनका एक अपना टूल होता है, उनका एक अपना स्किल होता है।
इट अप्लाई ब्रॉडली द बिहेवियर पीपल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो, बड़ा हो, इधर हो, उधर हो, किधर भी हो, सब जगह पे बिजनेस में यही, जैसे कि सीरियल्स में क्या दिखाया जाता है, एक ही चीज, सास बहू का झगड़ा, ये झगड़ा वो झगड़ा। एक घर में एक लोग ऐसा रहेंगे जो झगड़ा करेगा, जो जगह आग लगाएगा, उसको ऐसे पूरा घर डिस्टर्ब रहेगा। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करके रखते हैं। यस और नो? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? किसी का रिप्लाई नहीं आया, कोई समझा ही नहीं लगता है। ओके, समझ गए तो रिप्लाई फास्ट किया करो। मतलब देखो, सीरियल में भी वही चीज रहेगा कि जो सीरियल दिखाया जाता है वो माइंड डिस्टर्ब करने के लिए दिखाया जाता है। उसमें पूरे परिवार में एक पर्सन ऐसा रहेगा या दो पर्सन ऐसे रहेंगे जो पूरे घर को डिस्टर्ब करके रखते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन से जो कल्चर होता है उनको डिस्टर्ब करके रखते हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या स्टडी करता है, क्या नॉलेज गेन करता है कि हाउ पीपल एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह के लोग किस तरह का एक्ट करते हैं, मतलब किस तरह का बिहेव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मान लो फॉर एग्जाम्पल, वन इज द कैंडिडेट, मतलब एक एम्प्लॉय है, बहुत ही एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है। मान लो उसने 10 साल तक कंपनी, मतलब अपने कंपनी में काम किया है। ठीक है, अब बिहेवियर देखो, उसने 10 साल तक कंपनी में काम किया है, वेरी वेल काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद एक और एम्प्लॉय ज्वाइन होता है जो उससे कम साल काम किया है, बट सैलरी उसके बराबर मिल रहा है। तो किसको प्रॉब्लम होगा? एक लॉजिकल क्वेश्चन है। जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको सैलरी 10 साल के हिसाब से उसको मिल रहा है, ठीक है, अच्छा सैलरी मिल रहा है। एक नया नया कैंडिडेट ज्वाइन हुआ है, नया नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है, उसने सिर्फ 2 साल काम किया है, और उसको जो 10 साल काम किया उसके बराबर का उसको सैलरी मिल रहा है। तो किसको थोड़ा जलस फील होगा? ओल्ड एम्प्लॉय जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है। या सुनो, हो सकता है कि नहीं हो सकता, मे बी पॉसिबिलिटी और नॉट, हो सकता है। तो इन केस ऐसा सिचुएशन क्या हो सकता है कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिस्टर्ब करके रखे, जो एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है वही अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर को मतलब मिसबिहेव करके रखे, या काम अच्छे से नहीं हो पाए, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब रहता है। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं, हमारे क्लास का बात करते हैं। हमारे क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आंसर सब लोग देते, कभी कभी टीचर्स क्या होते हैं, आंसर सब लोग देते, कभी कभी टीचर्स कुछ स्टूडेंट का तारीफ करते हैं, तो बुरा किसको लगता है? बाकी लोग का तारीफ नहीं किया जिसने आंसर दिया उसको। यस और नो? मे बी पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट टाइम से टीचर के इसमें आंसर ही नहीं दूंगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये एक बिहेवियर है, कभी कभी बुरा लग जाता है, या कभी उसको बोलते हैं ईगो। अगर सिंघम पिक्चर देखा रहेगा तो कुछ भी करने का था टीचर, लेकिन अपना ईगो हर्ट नहीं करने का था, यही ना? तो इसमें ईगो का बात आ जाता है। तो ईगो देखो सब लोग को होता है, हर एक के पास ईगो होता है। कुछ लोग ज्यादा सीरियसली लेते हैं और कुछ लोग जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ज्यादा इंप्रूव करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम टीचर के सामने एक्सप्लेन करेंगे, खड़े होकर बताएंगे। तो वो होता है हाउ टू सेटिस्फाई आवर ईगो। तो यही बिहेवियर जो होता है हर एक एम्प्लॉय के अंदर होता है, हर एक इंडिविजुअल के अंदर होता है, वही काम पे भी निकलता है, वही हर जगह पे निकलता है। तो इसी का डेफिनेशन है यहाँ पे कि हाउ द पीपल एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो बहुत सारी सिचुएशन से गुजर सकता है, सम मेंटली डिप्रेशन, सम किसी तरह का सैडनेस हो, कुछ काम का प्रेशर, कुछ जिंदगी का प्रेशर, कुछ लाइफ का प्रेशर, हर एक का प्रेशर हर काम पे निकलता है। तो उसी तरह के ये बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करता है, हम लोग उसको आगे भी देखेंगे। इट इज अ ह्यूमन टूल ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट भी होता है, लॉस भी होता है, कभी कभी इट अप्लाई द ब्रॉडली टू बिहेवियर पीपल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी टॉपिक में मिलता है। नेक्स्ट नंबर फोर्थ है डेफिनेशन। एनीबॉडी कैन रीड दिस फोर्थ डेफिनेशन? Organization behavior is a directly connect with the understanding, production, and control of human behavior is a organization. वही चीज बोला है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज डायरेक्टली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, हमने जो पढ़ा है, अंडरस्टैंड करके लेना, प्रोडक्शन और कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उनको कंट्रोल में रखना। ठीक है, अब आप लोग ये डेफिनेशंस पढ़ रहे हो, इस
डेफिनेशंस में आप लोग को कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझ रहे हो कुछ चीजें? यस और नो? कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम करता है, अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही होता है मैनेजमेंट का काम। आप लोग को क्या चीज करना है, मैं आप लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैनेजमेंट भी आपको सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आप लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है वो सबको बताएगी। तो ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन और उनको कंट्रोल करके रखना, आप लोग को कंट्रोल भी करके रखना है। तो ये डेफिनेशंस के अंदर आता है, बहुत सारे डेफिनेशन सब एक जैसे होते हैं, बस थोड़े से वर्डिंग चेंज होते हैं और कुछ नहीं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स नेक्स्ट है, लास्ट फिफ्थ डेफिनेशन, एनीबॉडी कैन रीड द फिफ्थ डेफिनेशन? Organizational behavior is a field of study that investigates the impact that individuals, groups, and structures have on behavior within the organizations for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness. ओके, वेरी गुड। मतलब इसमें क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, एक जगह है, एक हम लोग रिसर्च भी कर सकते हैं, जाके खुद ब खुद देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट, पता भी लगा सकते हैं, दैट इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल, इम्पैक्ट एट इंडिविजुअल, कौन सा इम्पैक्ट, किस तरह का घटना, किस तरह का सिचुएशंस, इंडिविजुअल का हो या ग्रुप का हो या स्ट्रक्चर का हो, हैव एंड बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस, क्या करने के लिए, किस मतलब क्या करने के लिए हम इसका स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या चीजों को पूरा करने के लिए, क्या कमी को दूर करने के लिए इन सब का स्टडी करता है, फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड द इम्प्रूविंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अंडरस्टैंड? स्टडी करता रहता है कि एक एक का बिहेवियर कैसा है, ग्रुप का बिहेवियर कैसा है, स्ट्रक्चर का बिहेवियर कैसा है, उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव हो, काम अच्छे से हो। अंडरस्टैंड? आप लोग ने ये पिक्चर देखा है चल इंडिया या अक्षय कुमार का गोल्ड? अगर आप लोग ने दोनों पिक्चर देखे तो आप लोग को उसमें पता चलेगा कि जो भी उसमें प्लेयर्स थे, दे आर बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स या अदर रिलीजन्स के थे। अंडरस्टैंड? उनको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, सबसे पहले उनका क्या ऑब्जर्व किया था, इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद उनका जो ग्रुप एक्टिविटीज था उनको ऑब्जर्व करना, फिर उनको क्या सिखाया जाता था उसके अंदर, आपको सबसे पहला किसके लिए काम करना है, आपको सबसे पहला आपको अपने आप को क्या समझना है। तो इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उन सबका इंडिविजुअल्स का बिहेवियर देखा जाता है। देखो, एज अ बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इतने एम्प्लॉयज होते हैं ना कि हर एक के एम्प्लॉयज को बारीकी से देखना या इंडिविजुअली पहचानना बिहेवियर को नहीं कर सकते। अगर मेरी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज हैं तो मैं 10,000 एम्प्लॉयज को इंडिविजुअली में बिहेवियर नहीं चेक कर सकता। हाँ, उसमें से कुछ मेरे पर्सनल जो रहेंगे उसको मैं चेक कर सकता हूँ उनका बिहेवियर कैसा, लेकिन बाकी लोग का बिहेवियर में नहीं चेक कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी को पता हो, या धीरू भाई अनिल अंबानी को पता होगा कि उसका जो एरोली में या नाबाले में जो ब्रांच है, उसका जो इंडस्ट्री है, उसका वॉचमैन का बिहेवियर कैसा है, क्यों पता लगा सकता है? बोलो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि छोटे पैमाने पे हर एक को पता लगाना बहुत जरूरी बात है। मतलब हर एक का बिहेवियर जानना कि वो क्या सोच सकता है, उस लेवल पे काम करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कौन अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए एचआर अपॉइंट किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स या मैनेजर या क्या बोलते हैं उसको, सुपरवाइजर या टीम लीडर, इन लोग को अपॉइंट किया जाता है कि चलो बॉस नहीं देख सकता, कम से कम ये लोग देख सके कि इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा है, उनको किस तरह से काम करवाना है। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि मेरे पास जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका माइंड सेट कैसा है। देखो, समटाइम्स एम्प्लॉयज के माइंड सेट कंपनी को ज्यादा अच्छा अचीवमेंट दिला सकते हैं, और सम टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज के जो माइंड सेट होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट नहीं, उनका पूरा बिजनेस का चौपट कर देते हैं, ऐसे भी होते हैं।
तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भी एम्प्लॉयज काम करने आ रहे हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है और क्या होता है। इसीलिए बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्योंकि इससे कंपनी को फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। अंडरस्टैंड? ओके। तो 5 डेफिनेशंस में आप लोगों को कोई 3 डेफिनेशंस याद रखना है। अब कुछ फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, नेचर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, क्या होता है। तो फर्स्ट फीचर्स है बिहेवियर अप्रोच टू मैनेजमेंट। एनीबॉडी कैन रीड द फर्स्ट बिहेवियर, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। Sir, can I? Behavior approach to management. Organizational behavior is that part of whole management which represent the behavioral approach to management. Organizational behavior has emerged as a distinct field of study because of importance of human behavior in organization. तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ होल मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। रिप्रेजेंट, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो क्या दर्शाता है, जो क्या बताने की कोशिश करता है, द बिहेवियर अप्रोच टू मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हैज emerged as distinct field of study because of the importance of human behavior in the organization। मतलब क्या है बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट? मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो किसका पार्ट है, पूरा का पूरा किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का पार्ट। तो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा वर्ड है। मैनेजमेंट छोटा सा ही नहीं है, उसको बहुत बड़ा डिस्क्राइब किया जाता है। तो उसका एक हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। उसमें क्या पता लगाने की कोशिश करता है, उसमें इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करता है कि ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो हमारी कंपनीज में एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड किस पे है? एम्प्लॉयज पे। यस और नो? ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड किस पे है? एम्प्लॉयज पे। आप लोग ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सुना है? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब बॉस, उसके पास पैसा है, उसके पास जगह है, ठीक है। चारों के चारों फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई बॉस है, उसके पास पैसा है, उसके पास जमीन है, लेकिन उसके पास लेबर नहीं है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है? No, sir. नहीं चला सकता है। उसी तरह से हर एक का इंपॉर्टेंस क्या है उस जगह पे, वो बताने की कोशिश करता है बिहेवियर। मतलब देखो, हमारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई किसी के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। मेरे पास पैसा है लेकिन एम्प्लॉय नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता। मेरे पास एम्प्लॉय है लेकिन पैसा नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता। मेरे पास एम्प्लॉय है, पैसा है लेकिन जमीन नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता। मेरे पास जमीन है लेकिन पैसा भी है, एम्प्लॉय भी है, लेकिन कोई बॉस नहीं है, तो कहाँ पे काम मिलेगा? काम कौन देगा? तो चारों भी चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड चारों है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बताने की कोशिश करता है? इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्सेस, कि हमारे कंपनी में जितने लोग काम करते हैं ये सबके सब इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ऑल द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉयज। और ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है? वो कस्टमर्स पे डिपेंड करता है। ये भी एक तरह का ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया गया है कि हमारे कंपनी में जितने एम्प्लॉयज हैं वो हमारे असेट्स हैं। इफ अगर वो सेटिस्फाइड रहेंगे, वो अच्छे से काम करेंगे, तो ही उनके ऊपर हम डिपेंड करेंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर है? Yes, sir. समझा सबको? फर्स्ट चीज। सेकेंड है कॉज ऑफ इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एनीबॉडी कैन रीड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। रीड फर्स्ट।
Cause and effect relationship. Human behavior is generally taken in terms of cause and effect relationship and not in philosophical terms. It helps in predicting the behavior of individuals. It provides generalizations that managers can use to anticipate the effect of certain activities on human behavior. ओके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? देखो, जो ह्यूमन बिहेवियर है जनरली टेकिंग इन टर्म्स ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट, मतलब आज जो तुम्हारे साथ है कल नहीं भी हो सकते हैं। मतलब तुम्हारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एक तरह का इस तरह का बिहेवियर है कि आज जो है वो कल नहीं हो सकता, कल जो है वो परसों नहीं हो सकता, जो आने वाले से वो आज नहीं हो सकते। मतलब एक तरह का इफेक्ट चलता रहता है। नॉट इन द फिलोसॉफिकल टर्म्स, इट इज प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब प्रिडिक्टिंग, पता लगाना कि हर एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो किस तरह का है। इफ द इंडिविजुअल इज नॉट सेटिस्फाइड, द एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड, वो कंपनी छोड़ सकता है। और इफ एम्प्लॉय सेटिस्फाइड, फिर भी वो कंपनी छोड़ सकता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मतलब इसको पता लगाना कि इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है। इट प्रोवाइड द जनरलाइजेशंस दैट मैनेजर कैन यूज एंटिसिपेट द इफेक्ट सर्टेन एक्टिविटीज ऑन ह्यूमन बिहेवियर। कुछ एक एक्टिविटीज करके देखते हैं या इफेक्ट करके देखते हैं किस तरह का इफेक्ट होता है। हर बहुत सारा एक्टिविटीज हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, वो सब अप्लाई करके देखते हैं तो उससे पता चलता है कि हर एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर वो किस तरह से चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल सैलरी का ले लो, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का एक्सपीरियंस एम्प्लॉय का ले लो। तो हर एक में अलग अलग तरह का एक एक्टिविटीज होता है जिससे हर एक एम्प्लॉयज का, हर एक इंडिविजुअल्स का बिहेवियर पता चलता है और उसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये भी पता होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल अदर्स ऑर्गेनाइजेशन सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका भी एक हमारे पास ब्रांचेस है, आगे नोट्स है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो डिपेंड करता है वो सोशल साइंस पे, जैसे कि साइकोलॉजी, लोगों का साइकोलॉजी, मानसिक संतुलन, बोले ना तुम्हारे डायलॉग में मानसिक संतुलन हिल गया क्या तुम्हारा, मतलब सोचने की क्षमता या तुम्हारा जो बिहेवियर है वो किस तरह से चेंज होता है। मानसिक संतुलन, दिमाग खराब हो गया, ठीक है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लोग सोसाइटी से जुड़े होते हैं। मोरल मतलब उन लोगों को पता चलता है क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भी देखने को मिलता है। एंथ्रोपोलॉजी, दोनों का मिक्सअप होता है। इट ड्रॉ द रिच ऑफ रिसर्च फ्रॉम दिस डिसिप्लिन्स। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसलिए बोला जाता है इनको सोशल साइंस। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में है वो 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस है। मतलब कैसे एनालिसिस मतलब स्टडीज करना, प्रिडिक्ट करना, पता लगाना, अंडरस्टैंड करना। ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर एनकम्पास द स्टडीज ऑफ 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस, नेमली इंडिविजुअल बिहेवियर, इंटर इंडिविजुअल बिहेवियर एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्फ। मतलब 3 लोगों का है। इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल, एक इंसान का बिहेवियर, एक एम्प्लॉय का बिहेवियर। इंटर इंडिविजुअल का बात किया तो फिर 2 एम्प्लॉय को कंपैरिजन करना, यस और नो। अगर मैं इंडिविजुअल का बात करूं, किसी एक बच्चे का बात करूं तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर। मैं अगर 2 लोग को कंपेयर करूं तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है क्या? तुम तुम्हारे बारे में जानते हो, तुम तुम्हारे बिहेवियर के बारे में जानते हो, उसको बोलते हैं इंट्रा। अगर तुम्हारे बारे में तुमको पता है, सिर्फ तुम तुम्हारे लिए कंपेयर करो, अपना अपना खुद का कंपेयर करो तो उसको बोलते हैं इंट्रा। अगर तुम तुम्हारे से दूसरे के साथ कंपेयर करो तो उसको बोलते हैं इंटर। इस वर्ड को याद रखना हमेशा। 3 बिहेवियर देखा जाता है, 3 लेवल्स के बिहेवियर देखा जाता है। एक खुद का दूसरे के साथ, और एक ऑर्गेनाइजेशन का हमारे साथ, हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर देमसेल्फ। तो 3 लेवल पे एनालिसिस करते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, और एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से, और ऑर्गेनाइजेशन का सभी से। तो 3 लेवल का एनालिसिस होता है इसके अंदर। द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एम्ब्रेसेस ऑल दिस लेवल्स बीइंग कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको देखना पड़ता है कि सब एक दूसरे से जुड़े हो और क्या किस तरह का बिहेवियर निकल के आता है, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे इंडिविजुअल्स है तो ऑर्गेनाइजेशन सभी से जुड़ा हुआ है, उसमें एक एक का स्टडी भी देखा जाता है, उसमें एक दूसरे को कंपेयर भी किया जाता है।
अंडरस्टैंड? ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये आगे सब पता चलेगा, किस तरह का फील्ड अप्लाई करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, नेक्स्ट है, यस, ऑर्गेनाइजेशन इज आर्ट एज वेल एज साइंस। कॉमर्स नहीं है, कॉमर्स बोलने का भी नहीं। अब ये मत बोलना कि सर कॉमर्स में हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कॉमर्स क्यों नहीं? ऐसा कोई है क्या स्टूडेंट? हो सकता है ना, क्वेश्चन रेस कर सकते हो, तुम लोग क्वेश्चन ही पूछते नहीं हो कि सर अगर हम कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कॉमर्स क्यों नहीं आता? यस और नो? क्वेश्चन रेस होता है कि नहीं होता है? तो बच्चे लोग, हम यहाँ पे कॉमर्स का बात नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक प्रोफेशनलिज्म का बात करेंगे। जैसे कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस, बट नॉट अ कॉमर्स। मैनेजमेंट भी आर्ट है, साइंस है, लेकिन कॉमर्स नहीं है। ऐसा भी होता है, तुम लोग बोलोगे सर मैनेजमेंट हम लोग कॉमर्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब कॉमर्स होता ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है। तो ऐसा नहीं है, हम कॉमर्स को कुछ अलग नाम देते हैं, यहाँ पे प्रोफेशन का नाम देते हैं, प्रोफेशंस। देखो, कॉमर्स का मतलब होता है एक फील्ड जहाँ पे आप लोग वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडी करते हो। हाँ, ये कॉमर्स का मतलब फील्ड होता है जहाँ पे आप लोग वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडी करते हो, लेकिन उस स्टडीज में आप किस तरह का स्टडी करते हो? कॉमर्स का स्टडी नहीं करते हो, आप प्रोफेशनलिज्म का स्टडी करते हो। यू आर द प्रोफेशनल्स। आपको उस चीज के बारे में सीखना है। साइंस क्या होता है? आपको नॉलेज मिला, आपने अप्लाई कर दिया। आर्ट मतलब एक कला होता है, स्किल्स होता है सीखने का। आपने सीखा, आपने जैसा करने का था वैसा सीखा, आपने उसको अप्लाई कर दिया। ये हो गया आर्ट एज वेल एज साइंस। आपने सीख के उसको अप्लाई कर दिया। प्रोफेशनल क्या होता है? आपने किस तरीके से उसको अप्लाई किया है, किस वे से उसको अप्लाई किया है, वो होता है प्रोफेशनल। उसी के लिए बोला जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वो साइंस भी होता है, आर्ट्स भी होता है, और प्रोफेशनल्स भी होते हैं। कॉमर्स का मतलब क्या है? कॉमर्स को हम प्रोफेशनल तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए उसको कॉमर्स का नहीं, प्रोफेशनल का नाम दिया हुआ है। समझ में आया सब लोग को अभी? तो ये जो हमारा साइंस एज वेल एज आर्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, आप लोग को जितना ही पता होगा, सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर इज अ साइंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ बिहेवियर एंड स्किल्स इज एन आर्ट। जो हम लोग सीख रहे हैं वो एक तरह का स्किल्स है, नॉलेज गेन करना एक कला है। बहुत लोग बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, बहुत लोग सोच ही नहीं सकते हैं, ये भी एक तरह का कला है। और उसको अप्लाई करना साइंस। अगर हम उसको फील्ड पे अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो साइंस हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो बिहेवियर वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बिकॉज इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली प्रिडिक्ट, क्योंकि वो पता नहीं लगा सकते कि क्या हो सकता है। अगर जैसे तुम लोग को पता है साइंस में जो प्रैक्टिकल किया जाता है, उसमें पता चलता है कि इतना मात्रा में ये सब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। आप अप्लाई तो कर देते हो, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाँ बोल सकता है, कल को कुछ ना बोलेगा तो क्या करेंगे? द बेस्ट मैनेजर, अब एट द बेस्ट मैनेजर कैन जनरलाइज टू लिमिटेड extent, and in many cases he has to act basis of partial information। मतलब एक मैनेजर को देख लो, मैनेजर के पास बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, ठीक है। अब वो सिचुएशंस को जैसे वो हैंडल करता है, मतलब जिस तरह से वो अप्लाई करता है, वो पार्शियल इंफॉर्मेशन के साथ होता है। मतलब उसको बस इतना नॉलेज पता है, वो उसके हिसाब से वो अप्लाई करेगा। तो ऐसा नहीं कि जरूर उसको जो उसने अप्लाई किया उसमें सही उसको रिजल्ट मिले, कुछ भी हो सकता है। अप्लाई तो कर दिया है, कुछ भी रिजल्ट मिल सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि एग्जैक्ट साइंस नहीं है साइंस, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। और आर्ट मतलब सीखने की कला, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ थ्योरी रिसर्च एप्लीकेशंस। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ थ्योरी। एक तरह का थ्योरी, हम लोग थ्योरी पढ़े तो उसको थ्योरी समझेंगे, एक तरह का थ्योरी है, उसके अंदर रिसर्च भी होता है, एंड एप्लीकेशंस व्हिच हेल्प द अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑल दिस टेक्निक्स हेल्प द मैनेजर सॉल्व द ह्यूमन प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये जो प्रॉब्लम्स है,
ये सब ह्यूमन बिहेवियर से डिपेंड करता है। अब अगर तुम तुम्हारी कंपनी संभालोगे तो तुम्हारी कंपनी में ऐसे भी एम्प्लॉय रहेंगे जो तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी कंपनी में ऐसे भी एम्प्लॉय रहेंगे जो तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और जो तुम्हारा ऐसे भी एम्प्लॉय रहेंगे तुम्हारा साथ देके तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सारी गालियां भी देंगे। उन सब बिहेवियर को संभाल के चला के हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है। अंडरस्टैंड? आप लोग उनसे पूछोगे नहीं कि आप लोग को क्या करना है, आप लोग अपना रह दो, आप लोग अपना डिसीजन बताओगे कि आप लोग को क्या करना है। अगर बॉस पूछने लग जाए कि आप लोग को ये काम करना है, पसंद है तो करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, ऐसा बोल सकता है क्या बॉस? बॉस क्या बोलता है? आप लोग को ये काम दिया गया है, आप लोग के ऊपर है, आप लोग मुझे कैसे करके दोगे? मुझे ना नहीं सुनना है, मुझे काम पूरा करके चाहिए। यस और नो? अगर बॉस ही सामने वाले का, अच्छा तुम्हारे फैमिली कंडीशन में ये प्रॉब्लम है, अच्छा चलो ठीक है, मतलब तुम काम नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, तुम बैठ के सैलरी लो। अच्छा मतलब तुम गाँव जा रहे हो, तुम काम नहीं कर सकते 15 दिन, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सैलरी लो। ऐसा काम होगा क्या एम्प्लॉयज का? अगर बॉस एम्प्लॉय के थ्रू चलेगा तो? यहाँ पे बॉस क्या करता है? कमांड देता है, ऑर्डर देता है कि आप लोग का कोई भी कंडीशन हो, कोई भी टर्म्स कंडीशन हो, आप लोग जाने मुझे मेरा काम ऑन टाइम करके चाहिए। तो ये होता है बॉडी थ्योरी रिसर्च एंड एप्लीकेशंस। ठीक है? बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, दोनों के लिए। अगर इंडिविजुअल अच्छे से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो इंडिविजुअल का ग्रोथ होगा, मतलब दोनों के लिए बेनिफिट है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्रिएट एटमॉस्फेयर वेयर द बोथ ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल आर बेनिफिटेड बाय द ईच अदर, दोनों भी एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों भी एक दूसरे का बेनिफिशियल है, और दोनों भी एक दूसरे को ग्रोथ कर सकते हैं। एज रीजनेबल क्लाइमेट इट क्रिएट्स सो एम्प्लॉय may get much needed satisfaction and organization may be attain the objectives। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉय को जो चाहिए वो मिल रहा है, तो उससे एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। यस और नो? अगर को एम्प्लॉयज एम्प्लॉय जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे जिस तरह का कल्चर है उनका, अगर वो सेटिस्फाइड है उनके सैलरी से, उनके जॉब से, उनके किसी तरह का प्रेशराइज नहीं है, सेटिस्फाइड है, हर एक कंडीशन में उनको मोटिवेशन किया जाता है और सब तरह का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलता रहता है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज है वो अच्छे से काम करें और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट है रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रोवाइड अ रैशनल थिंकिंग अबाउट द पीपल एंड देयर बिहेवियर। एक तरह का अनुमान लगाना, सोचना कि लोग क्या सोच सकते हैं, या जो मेरे पास एम्प्लॉयज वो क्या सोच सकते हैं। द मेजर एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट रिजल्ट यील्डिंग सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड। यील्डिंग मतलब क्या? कमाने का, अर्निंग, गेनिंग बोल सकते हो। अगर हमने लोग क्या सोच सकते हैं, उनका थिंकिंग क्या सोच सकता है, वो हमें पता चल गया, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उनसे कमा भी सकते हैं। ये होता है रैशनल थिंकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यू अंडरस्टैंड और व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? अभी हमने सिर्फ नेचर पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो आप लोग को मैं 1 मिनट देता हूँ, आप लोग पूरे पॉइंट्स को याद करो। 8 पॉइंट्स है, नोटेड डाउन, और मुझे वन बाय वन मुझे बताओ। फर्स्ट पॉइंट था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट। सेकेंड है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट है 3 levels ऑफ एनालिसिस, नेक्स्ट साइंस एज वेल एज आर्ट, a body of theory research applications। नेक्स्ट है beneficial both। नेक्स्ट है rational thinking। 8 पॉइंट्स है, वन बाय वन मुझे बताओ। who will explain the first point? sorry point all characteristics। 8 पॉइंट्स मुझे बताओ, कौन बताएगा मुझे फर्स्ट? सर मैं बताता हूँ। फर्स्ट बोलो। Behavioral approach to management and organizational behavior is a branch of social science. Cause and effect relationship, 3 levels of analysis, uh, science as well as an art, a body of theory, beneficial to both organization and individuals, rational thinking. very good, roll number 40, very good, excellent। next, anybody else?
behavior approach to management. Second, cause and effect relationship. Third, organizational behavior is a branch of social science. Fourth, three levels of analysis. Fifth, a science as well as art. Sixth, a body of theory, research and application. Seven, beneficial to both organization and individual. Eight, rational thinking. वेरी गुड 16, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एनीबडी एल्स? और दो तीन लोग बताओ फटाफट। Behavior approach to the management, cause and effect relationship, organize a behavior of social science, a science as well as a body of theory, research and application, beneficial to both organization and individual, religion thinking. रैशनल थिंकिंग, बच्चा, वेरी गुड 14, एक्सीलेंट। लास्ट का जो पॉइंट था वो रैशनल थिंकिंग था। नेक्स्ट एनीबडी एल्स? Okay, sir. और कोई दो तीन लोग? Sir, hello. यस। Behavioral approach to management. Second one, cause and effect relationship. Third one, organizational behavior is as a social science. Fourth one, three levels of analysis. Fifth one, it is a it is a science as well as art. Sixth one, body theory, research and application. Seventh one, beneficial to both organization and individual. Eighth one, rational thinking. वेरी गुड, रैशनल थिंकिंग, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 37। अच्छा, कौन मुझे बताएगा थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस कौन से होते हैं? व्हाट आर द थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस? ऑर्गेनाइजेशंस कौन से थ्री लेवल्स एनालिसिस करता है? फर्स्ट लेवल किसका है, सेकंड लेवल किसका है, थर्ड लेवल किसका है? Hello, sir. यस So may I tell? यस यस, यू कैन। Sir, inter-individual and organizational behavior. यस, वेरी गुड। इंट्रा इंडिविजुअल बिहेवियर, इंटर इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये तीन बिहेवियर्स को एनालाइज करता है, इंडिविजुअल के लेवल पे, इंटर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एनीबॉडी एल्स? और कौन बताएगा पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स? Can I? यस। Behavioral to management, cause and effect relationship. Organizational behavior is a branch of social science. The three levels of analysis. A science as well as an art. A body of theory, research and application. Rational thinking. Beneficial to both organization and individuals. वेरी गुड 15, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो इसी तरह से देखो, आप लोगों ने कुछ सीखा, आप लोगों को कुछ पता चल गया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसी तरह से अगर आप डिस्कशन करते रहेंगे या डिस्कशन मेथड यूज करते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। तो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी?